बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर होगा जिसमें हम एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो टर्म वेक्टर है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हर उस चीज को वेक्टर का नाम देते हैं जिसमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर 1, इट शुड हैव डायरेक्शन। एनी क्वांटिटी विच पोजेसेस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। नंबर 2, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड। And number 3, which is the most important, it should obey law of vector addition. हर वो क्वांटिटी जिसमें ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी उसे हम वेक्टर का नाम देंगे। अब यहां पे एक चीज नोट करनी है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि उस क्वांटिटी के लिए a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। तो ये अगर दो वेक्टर्स हैं a और b, अगर वो ये क्वांटिटी और ये लॉ पोजेस कर रहे हैं तब हम उसे वेक्टर कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, वेक्टर से रिलेटेड जो सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस करना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हाउ कैन वी एक्चुअली रिप्रेजेंट ए वेक्टर। सो नेक्स्ट हेडिंग जो आप देंगे वो रिप्रेजेंटेशन of a vector, how can we actually represent a vector। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिंबॉलिक मेथड, कि वेक्टर्स को आपने सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, और जो दूसरा मेथड है जिससे आपने वेक्टर को एक्सप्लेन करना होता है या रिप्रेजेंट करना है वो है ग्राफिकल मेथड। अब स्टूडेंट, सिंबॉलिक मेथड में याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर a है, तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर के ऊपर एक एरो प्लेस कर दूंगा। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह अगर आप एरो प्लेस नहीं करना चाहते, जैसे कि हमारी बुक में लिखा है, आप बोल्ड फेस कैरेक्टर से लिखते हैं तब भी वो वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट यूज करते हैं जिसके एक एंड पे जो है वो हेड होता है। ये जो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नाम दिया जाता है। तो रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, इसको कैसे आपने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यह है कि दिस इज सिस्टम ऑफ 2 or 3 लाइंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उस सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, व्हाट इज प्लेन, प्लेन से क्या मुराद है, एंड सेकंड वन इज द स्पेस, व्हाट डज इट मीन बाय स्पेस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्लेन एक्चुअली एक ऐसी सरफेस है जो दो एक्सिस से मिलकर बनती है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और दूसरी वर्टिकल एक्सिस जिसे वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और अगर जहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं उसे ओरिजिन का नाम देते हैं, और जहां पे आपने अगर वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ए प्लेन we required two coordinates a and b। यहां पे ये जो a है वो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जबकि जो b है वो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो इस वेक्टर को अकॉर्डिंगली ये जो डिस्टेंस है ये a को रिप्रेजेंट करेगा अलोंग x एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा b को। और प्लेन में अगर आपने किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप एक एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन और ये जो x और y एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनके सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर और कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। प्लेन में दो एक्सिस है। लेकिन अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस में हमारे पास तीन एक्सिस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और अगर आपने स्पेस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो स्पेस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, a, b एंड c। ये बड़ी एक बेसिक डिफरेंस है। ऑब्वियसली यहां पे a जो है वो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है वो अलोंग y एक्सिस, और c जो है वो अलोंग z एक्सिस जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर आपने स्पेस में वेक्टर की ओरिएंटेशन यानी थीटा बताना है तो आप तीनों एक्सिस के रिस्पेक्टिव बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल x एक्सिस से रिस्पेक्टिव जो एंगल है वो अल्फा है, y एक्सिस से रिस्पेक्टिव जो एंगल है उसे हम बीटा कह देते हैं, जबकि z एक्सिस से रिस्पेक्टिव जो एंगल है उसे हम गैमा का नाम देते हैं। तो स्पेस में ओरिएंटेशन 3 एंगल से रिप्रेजेंट होती है, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, जबकि प्लेन में आप 1 एंगल से जो है वो ओरिएंटेशन बता सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब स्टूडेंट यहां पर ऑब्वियसली डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन जो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है और वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। क्या वेक्टर्स को उसी तरह से ऐड किया जाता है जैसा कि स्केलर्स है 2 + 2 4? आंसर इज नो। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ओनली सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स और क्वांटिटीज कैन बी एडेड। हमेशा सिमिलर नेचर के जो वेक्टर्स है हमेशा ऐड होते हैं, यानी आप फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर सकते हैं, आप कभी भी वेलोसिटी को फोर्स वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट जो आपने यहां पे लिखना है वो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडिड। जो सेम टाइप के वेक्टर है उन्हें ऐड किया जा सकता है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा, आपने वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका हमारी बुक में लिखा है हेड टू टेल रूल। ये वो मेथड है जिससे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बड़ी गौर से बात सुनिएगा, मैं यहां पे 2 वेक्टर कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, ये मेरे पास वेक्टर ए है, और ये जो है वो मेरे पास वेक्टर बी है। अब मैं इस वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करना चाहता हूं, तो रूल ये है कि आप वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाएंगे। दिस इज वेक्टर बी, जिस डायरेक्शन में भी वो मौजूद है, और रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, और यहां पे ये रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी को। तो ये हमारे पास रूल है वेक्टर्स को ऐड करने का। इसी तरह अगर आप b प्लस ए करना चाहते हैं तो पहले इसी तरह आप वेक्टर b सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करें। दिस इज वेक्टर b, ये आ गया मेरे पास वेक्टर b विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर b, और इसमें आपने ऐड करना है वेक्टर a को। तो आप वेक्टर a की टेल को वेक्टर b के हेड के साथ मिलाएं, और ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर वेक्टर a। और आप जरा गौर से देखें, जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट सेम आएगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप नोट करेंगे कि हेड टू टेल रूल से, या जब भी आप वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर्स जो एडिशन है वो हमेशा a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। तो ये स्टूडेंट बात भी आपने एज ए एमसीक्यू नोट करनी है, ये बात भी आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है। दूसरा स्टूडेंट, ये जो रिजल्टेंट आया विच इज द कॉमन रिजल्टेंट a प्लस बी एंड b प्लस ए,
ये रिजल्टेंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस एक रिलेशन को यूज करते हुए आप दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं डिफरेंट एंगल पे वेक्टर्स लेता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले मैंने अगर दो वेक्टर्स को ऐसे अटैच किया है कि उनके दरमियान एंगल क्या है 0 डिग्री। अब एक चीज ये भी सुनिएगा, वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल लेना होता है तो या तो वो हेड्स के दरमियान लेते हैं या तो वो टेल्स के दरमियान। कभी भी हेड और टेल के दरमियान जो है वो कब एंगल कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरी चीज, जो दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है वो 180 डिग्री है। इससे ज्यादा दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अगर मैं दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री लूं और 0 आप इस इक्वेशन में पुट करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट, cos 0 1 हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे और वो कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। इसका मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री हो, आप रिजल्टेंट ले वो मैक्सिमम आएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो आप cos 90 पुट करें तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बेटा एमसीक्यू में बात अप्लाई होगी, फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है 120 डिग्री, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो 120 डिग्री पर आप याद रखेंगे कि रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री है तो दोनों का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट जो आएगा वो उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। और अगर मैं दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल विच इज 180 डिग्री वो कंसीडर करूं और इस इक्वेशन में सोल्व करूं तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस बी आएगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा तो आप कहेंगे कि जब उन्हें 180 डिग्री पे अटैच किया जाए। यहां से आपको एक ट्रेंड पता लग रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू, कि जैसे जैसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल इंक्रीज हो रहा है जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए लिखिएगा कि जैसे जैसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल इंक्रीज होता है तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, डिक्रीज होती है, नंबर 1। दूसरा, आप देखें कि दो वेक्टर ए और बी के दरमियान जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो a प्लस बी है और जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो क्या है, a माइनस बी। तो अगर आप रेंज ऑफ द रिजल्टेंट लिखें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर रेंज लिखें तो जो वेक्टर है उसकी जो रेंज है वो a माइनस बी के इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, या जो रिजल्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू a प्लस बी हो सकता है। सो दिस इज द रेंज ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी ना ही रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी से ज्यादा हो सकता है और ना ही रिजल्टेंट जो है वो a माइनस बी से कम हो सकता है। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर की आपसे बात की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे शेयर कर दूं। ले स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की स्टेटमेंट समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं इफ F1 फोर्स मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और F2 जो है वो सेकंड वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और इन दोनों को कंबाइन करने से जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, तो आप बताएं व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ऑप्शन ए 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, एक्चुअली रिजल्टेंट कैसे आ रहा है कि हमारे पास आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और वो जो है वो रिजल्टेंट के इक्वल आ रहा है। यानी अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो रिजल्टेंट में लिख सकता हूं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू F1 प्लस F2 और F1 क्या है 5 न्यूटन, F2 क्या है 2 न्यूटन,
तो रिजल्टेंट आ गया 7 न्यूटन और यही रिजल्टेंट हमें गिवन है। इसका मतलब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है और जब रिजल्टेंट, यहां पे आइएगा दोबारा, जब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा हो तो फिर जो एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज अल्फा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ए वेक्टर F1 is 4 Newton and F2 magnitude obviously that is 3 Newton और इन दोनों के कंबाइन करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है that is 5 Newton, then what will be the angle between F1 and F2? अगेन बेटा ऑप्शंस है हमारे सामने, 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 120 डिग्री। जी स्टूडेंट, तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? बड़ी आसान बात स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज 90 डिग्री। अब आप कहें सर कैसे 90 डिग्री है? स्टूडेंट देखिए, अगर मैं रिजल्टेंट को देखूं तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से नहीं आ रहा। अगर आप स्क्वायर रूट लें 4 का 16 प्लस 3 का स्क्वायर रूट लें 9 अंडर रूट 25 एंड दैट इज 5, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट जो है वो एक्चुअली इस फार्मूले को अप्लाई करने से आ रहा है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जरा यहां पे वापस आए, जब आप रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो एक्चुअली क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं कि इस एक जनरल फॉर्म से मैं कितने एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। इसी तरह बेटा अगर आपसे मजीद एमसीक्यू डिस्कस किया जाए, इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। तो स्टूडेंट अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल हो और ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो ए प्लस बी के, तो एंगल क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन ए बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपको बताया है कि जब भी टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेम। तो यहां पे यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल आएगा दैट इज 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है जो ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है कि इफ P and Q are two vectors such that P plus Q is equal to R and R is square is equal to P square plus Q square, then एंगल बिटवीन P एंड Q, आपने एंगल बताना है P और Q के दरमियान क्या एंगल होगा। ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या एंगल 0 डिग्री होगा? ऑप्शन बी, क्या एंगल 90 डिग्री होगा? ऑप्शन सी, क्या 180 डिग्री होगा? ऑप्शन डी, क्या 120 डिग्री होगा? अब स्टूडेंट जरा गौर से बात सुनिएगा, उसने कहा P और Q टू वेक्टर्स हैं जिनका सम रिजल्टेंट R दे रहा है और रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है एंगल। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे बता रही है एंगल स्टूडेंट? इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने यहां पे करता हूं। देखें मैंने आपको ये केस बताया है, जब एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट किस चीज के इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे इस फार्मूले को जरा देखें, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब रिजल्टेंट लिखते हैं? जब एंगल क्या हो? 90 डिग्री। अब अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो क्या लिख सकता हूं? R स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये भी सिचुएशन है तो तब भी एंगल क्या होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या आप यहां पे देख के बता सकते हैं कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज यहां पे जो है वो पी वेक्टर है पी स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो यहां पे बी है और यहां पे क्यू स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें बता रही है कि इन दोनों वेक्टर्स पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर आएगा वो है बीटा। नाउ स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अब स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली वेक्टर एडिशन ही है, इसे भी हेड टू टेल रूल से ही परफॉर्म करना है। तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज एक्चुअली परफॉर्म्ड विद हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होनी है, नंबर 1। नंबर 2, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती क्या है। देखिए ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये है मेरे पास वेक्टर बी। मैंने क्या करना है, वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर ए से। तो मैं करूंगा क्या, मैं एक्चुअली करूंगा ये कि मैं वेक्टर ए में ऐड कर दूंगा वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर। जब मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी एंड दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये करने के लिए आप पहले इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। जब भी आप किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर आ गया, इसको आप वेक्टर ए में ऐड कर दें। और कैसे ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल से। ये वेक्टर ए आ गया और इसकी टेल को इसके हेड से मिलाएंगे तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट है ये यहां पे रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी। तो यहां से आपने एक तो बात ये सीखी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअली वेक्टर एडिशन ही है। कैसे, फर्स्ट वेक्टर के साथ आपने सेकंड वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। दूसरी चीज जो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला कुछ ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब आप डिफरेंट एंगल पे अगेन जैसे एडिशन में बात की थी आप यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं दो एंगल यहां पे कंसीडर करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के दौरान जब आप एंगल 0 डिग्री पुट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू a माइनस बी। और दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये ट्रेंड याद रखिएगा एमसीक्यू के लिहाज से कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। और अगर मैं जो एंगल है वो 180 कंसीडर करता हूं दो वेक्टर्स के दरमियान, तो इस फार्मूले में 180 पुट करने से हमारे पास जो है वो आंसर आता है मैग्नीट्यूड का a प्लस बी एंड दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक बात ये ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है दो वेक्टर्स के दरमियान तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपने एडिशन में देखा था डिक्रीज होता है। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर, यानी अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर की एक स्केलर के साथ तो फिर किस किस्म की चेंजेस आती हैं। इसमें दो बातें नोट करनी है स्टूडेंट। अब ये जो स्केलर है जो यहां पे आपने कंसीडर करना है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है उस वेक्टर को, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये नंबर हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जिससे आप मल्टीप्लाई करें। दूसरा ये कोई फिजिकल स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो आप इसे फिजिकल स्केलर क्वांटिटी लिख दें यहां पर कि आप अगर
फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या चेंजेस आएंगी वेक्टर में, और अगर आप सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर क्या चेंजेस आएंगी। याद रखिएगा अब नंबर में तीन चीजें हो सकती हैं, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर नंबर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर जो नेट आएगा वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर जो है वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या ऑप्शन में पूछा जा सकता है मे इंक्रीज प्लस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो सकती है, और डायरेक्शन जो है वो वेक्टर की वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, यानी जो पहले डायरेक्शन थी वही बाद में डायरेक्शन रहेगी। अच्छा, अगर जो नंबर है वो हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट क्या चेंजेस आएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज। जरूरी नहीं है कि हर बार मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो, क्योंकि आप फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। इसी तरह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है इट विल रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल रिवर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वांटिटी वही रहेगी जो पहले थी और हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा कि वो अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो वो रिवर्स डायरेक्शन। अगर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी वेक्टर को तो याद रखना फिजिकल क्वांटिटी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर जो चेंजेस आती हैं, एक तो न्यू क्वांटिटी आपको मिलती है यानी क्वांटिटी की नेचर चेंज हो जाती है, दूसरा डायमेंशंस भी चेंज हो जाएंगी, न्यू डायमेंशंस हैं, न्यू यूनिट्स हैं, ये चेंजेस आती हैं जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू यूनिट्स एंड न्यू डायमेंशन जो हैं वो आप रिसीव करते हैं। अब स्टूडेंट जैसे कि यहां पे एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये पूछ ले आपसे कि इफ ए नंबर n is multiplied with a vector, then magnitude of vector will be, जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ऑप्शन ए, क्या वो n-1 टाइम हो जाएगी, ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, या वो n a हो जाएगी, या वो n² a हो जाएगी, या हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो a/n हो जाएगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी आप किसी भी n नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर आएगा दैट इज बी। इसी तरह जब आप फिजिकल क्वांटिटी मैस है इसको मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी के साथ तो एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी जिसके यूनिट्स भी चेंज होंगी और जिसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ये बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बातें जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आप यहां पे हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 जो टाइप है वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ब्रीफली एक एक पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करूंगा। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी चीज इसकी एग्जाम्पल है, आई जो है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे है, के है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव के एक्सिस, एन है जो नॉर्मल एरिया को डायरेक्शन देता है, इसी तरह आर कैप है जो हम जो है वो पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यूनिट वेक्टर को अगर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमेशा जो है वो
आपसे एमसीक्यू में अप्लाई होना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसकी वही डायरेक्शन होती है जो उस वेक्टर की है। तो ये बात लिख लें कि द यूनिट वेक्टर will have same direction as that of vector। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा, और इस यूनिट वेक्टर और वेक्टर के दरमियान हमेशा जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट आपने सेकंड टाइप जो है वो याद रखनी है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बेटा, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन। जिन दो वेक्टर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी उन्हें इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। तीसरी टाइप स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं विच हैव द सेम डायरेक्शन। इसमें किसी किस्म की मैग्नीट्यूड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे शुड हैव सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है उन्हें आप पैरेलल वेक्टर्स का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट आपने यहां पे याद रखना है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात भी याद रखेंगे एमसीक्यू में, इंपॉर्टेंट बात, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं इसे आप फिफ्थ कह दें, दिस इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन कर चुके हैं, ऐसे वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन प्लेन और स्पेस। ऐसे वेक्टर्स को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्पेस है, ऑब्वियसली इसमें 3 एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इसमें ये जो वेक्टर है जो किसी एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और उसके लिए आपको पता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जबकि प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने प्लेन में पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उसका फार्मूला आएगा AI प्लस BJ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो आएगा A² प्लस B²। इसी तरह अगर आपने स्पेस में पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, AI प्लस BJ प्लस CK, और इसकी जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आएगा A² प्लस B² प्लस C²। तो वो वेक्टर जो पोजीशन लोकेट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास 6 टाइप आएगी वो हमारे पास आएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ये कुछ टाइप्स हैं जो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होता है। जैसे कि अगर मैं एक और पोजीशन वेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं तो ये अगर R1 है, ये आ गया R2, इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को आप को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। जो पोजीशन वेक्टर हैं वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप जो आप लिख सकते हैं, जो आपको एमसीक्यू के लिहाज से पता होनी चाहिए, वो है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। तो आप लिखेंगे वेक्टर्स विच हैव डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट आप नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर्स के। और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ के आए हैं कि अगर एग्जांपल देखी जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट ये जो मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर आपसे डिस्कस की है, इन टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज आपसे शेयर कर लूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ऑप्शन बी 1/√2i माइनस 1/√2j, ऑप्शन सी 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब आप देखेंगे कि यहां पे आपको मुश्किल हो रही है, आप कहेंगे यूनिट वेक्टर तो सर ने ऐसा बताया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो जरा आप गौर से अगर देखें तो इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। कैसे स्टूडेंट, आप अगर फर्स्ट जो वेक्टर है ए, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड आएगा आई के साथ जो फैक्टर है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड को सोल्व किया वो 1 आई। जब आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा 1/√2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2 स्क्वायर। आप इसे सोल्व करेंगे वो भी मैग्नीट्यूड 1 आएगी। जब आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी मैग्नीट्यूड 1। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आई जे और के ही लिखा हो तो आप कहेंगे वो यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर इस तरह से भी वेक्टर्स मेंशन हैं तो वो भी यूनिट वेक्टर्स में ही आएंगे। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट देखिएगा, एमसीक्यू ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ unequal vectors to give zero resultant। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू गिव जीरो रिजल्टेंट। कितने मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स चाहिए? ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 5। अब यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, क्लोज शेप बनाएंगे रिजल्टेंट 0। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास जो राइट आंसर है वो 2 है। अब अनइक्वल वेक्टर्स देखें, 2 वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए ना, अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बिल्कुल मैं इस तरह मैग्नीट्यूड के इक्वल लेता हूं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन लेता हूं, तो जब मैं इनका रिजल्टेंट लूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा, यानी 0 रिजल्टेंट आएगा। और ये क्या इक्वल वेक्टर हैं? नहीं, अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्वल के लिए जरूरी है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो यहां पे राइट आंसर है कि 2 मिनिमम अनइक्वल वेक्टर्स चाहिए टू गिव द 0 रिजल्टेंट। अच्छा, अगर यहां पे एमसीक्यू होता ना मिनिमम नंबर ऑफ unequal vectors in magnitude to give the zero resultant, यानी मैग्नीट्यूड की भी बात लिखी होती, फिर हमारे पास राइट आंसर यहां पे 3 का आना था। अब यहां पे एक बात नल वेक्टर की भी सुन लें। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है स्टूडेंट जिसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये बात भी आपसे अलग से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड इसकी 0 होती है। और अगर पूछा जाए डायरेक्शन, तो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो नल वेक्टर हैं उनकी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब है ऐसी डायरेक्शन विच इज नॉट फिक्स्ड। तो ऐसे वेक्टर को आप नल वेक्टर्स का नाम देते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपसे बात पूछी जा सकती है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो वर्ड रेजोल्यूशन है इसका क्या मतलब है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। किसी भी वेक्टर को आप इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं दे आर टू इन प्लेन, प्लेन में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, जबकि दे आर थ्री इन स्पेस, स्पेस में जो है वो थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगेन स्टूडेंट ये बात आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट जरा देखते हैं कि प्लेन में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो कैसे आते हैं और उनकी क्या इक्वेशन है, और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो इक्वेशंस आती हैं उन्हें आप किस तरह से जो है वो एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर कंसीडर करता हूं प्लेन में, ये मेरे पास y एक्सिस है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये जो है वो मेरे पास y एक्सिस है। अब स्टूडेंट मैं एक वेक्टर लेट करता हूं a, दिस इज वेक्टर a, और इस वेक्टर की जो ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस दैट इज थीटा। अब मैं इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं। उसका तरीका ये है कि आप हेड से जो है वो टेल तक जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये जो कंपोनेंट होगा इसे आप ax का नाम देंगे विच इज अलोंग x एक्सिस, और ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास ay का नाम जो है इसे देंगे। अब एक और बात, कंपोनेंट्स का कैसे पता लगता है? कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं तो हमेशा हेड टू टेल रूल से ओरिजिनल वेक्टर आता है। अच्छा, ये जो वेक्टर a है इसको एक एंगल में विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी कंसीडर कर लेता हूं, और वो एंगल हम क्या लेते हैं फाई। यानी अगर y एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल देखा जाए तो वो फाई है, और x एक्सिस से एंगल देखा जाए तो वो थीटा है। तो स्टूडेंट जब आप x एक्सिस से एंगल के लिहाज से देखेंगे फ्रॉम x एक्सिस, तो याद रखिएगा जो ax होगा मैग्नीट्यूड में दैट विल बी इक्वल टू a cos थीटा, दिस इज द रिलेशन फॉर ax। और अगर आप ay की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एंगल फ्रॉम x एक्सिस तो वो आएगा a sin थीटा। और स्टूडेंट यहां पर अगर आप थीटा निकालें तो थीटा कैसे निकालेंगे? राइट ट्रायंगल से टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, सो दिस इज एंगल थीटा। लेकिन अगर y एक्सिस के लिहाज से एंगल लिया जाए विच इज फाई इन दिस केस, तो फिर याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी ax विल बी इक्वल टू a साइन फाई, और जो ay है that will be equal to a cos phi। तो ये स्टूडेंट एक बात याद रखनी है जहां से एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आपसे शेयर करता हूं, देखें एमसीक्यू नंबर 1 है कि अगर मैं कहूं इफ F1 is 6 न्यूटन एंड एंगल is 60 डिग्री with respect to y axis, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, then ay will be equal to। अब स्टूडेंट ऑप्शन ए हमारे पास आएगा 3 न्यूटन, ऑप्शन बी है 2 न्यूटन, ऑप्शन सी है 5 न्यूटन एंड ऑप्शन डी है 6 न्यूटन। अब आप देखिए कि यहां पर जो एंगल गिवन है ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस गिवन है, और y एक्सिस से जब एंगल गिवन हो तो ay आपने कैसे कैलकुलेट करना है? a cos phi से, या यहां पे थीटा है तो cos थीटा भी लिखा जा सकता है। अब a यहां पे क्या है? एक्चुअली फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा 6 cos 60, और cos 60 1/2 होता है, तो यहां पे फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे आप सिंपली Fy कह सकते हैं और यहां पे आप F लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन। सो मेरे पास जो राइट ऑप्शन आएगा यहां पे वो 3 न्यूटन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मजीद एमसीक्यू आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू को सॉल्व करना और समझना इस प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है। तो एमसीक्यू नंबर 2 डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से ही रिलेटेड। वो कहता है इफ ax is equal to ay over under root 3, then angle with y axis will be, आपने y एक्सिस से एंगल बताना है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री,
ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 45 डिग्री। अब स्टूडेंट गौर से बात सुननी है। अब स्टूडेंट जो नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। वो कहेंगे देखें सर सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से करते हैं। वो कहेंगे सर √3 इधर आ गया, ए वाई ओवर ए एक्स आ गया, ए वाई को आप ए साइन थीटा लिख दें, ए एक्स को आप ए कॉस थीटा लिख दें, ये इससे कैंसिल हो गया, ये टेंजेंट थीटा आ गया, थीटा टेंजेंट इनवर्स √3 आ गया एंड दैट इज 60 डिग्री। ले जी ये हमारे पास एंगल आ गया। लेकिन स्टूडेंट और वो 60 मार्क करके आएंगे, कहेंगे पेपर आसान था, लेकिन एक्चुअली यहां पे आंसर 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एंगल आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से एंगल गिवन हो और वाई एक्सिस से रिलेटेड आपने एंगल निकालना है, यानी इस डायग्राम में अगर आपने फाई कैलकुलेट करना, टोटल एंगल 90 है तो 90 माइनस थीटा करेंगे। तो जब मैं इस यहां पर एंगल निकालूंगा जो कि रिक्वायर्ड एंगल है तो वो आएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन आएगा दिस इज अल्फा। तो ये स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म में पता होनी चाहिए और कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको एमसीक्यू क्लियर होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट एक और एमसीक्यू जो यहां पे याद रखना है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द रिवर्स process of vector addition is, वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी वेक्टर रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहां पे बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर लेंगे और कहेंगे एडिशन का रिवर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन याद रखिएगा वेक्टर रेजोल्यूशन इज द राइट ऑप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वेक्टर रेजोल्यूशन में हम वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं और जब उन्हें ऐड किया जाता है तो दोबारा वही ओरिजिनल वेक्टर जो है वो हमारे पास रिसीव हो जाता है। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इट इज द वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपने वेक्टर को जो ऐड करना है वो किस तरह से करना है और क्या कुछ रिलेशंस हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए। याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस तरह से आता है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax प्लस bx, क्योंकि हमने दो वेक्टर कंसीडर किए हुए हैं, ये हमारे पास आएगा इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप दोनों वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, वो हमारे पास रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट आ जाता है। और अगर आपने रिजल्टेंट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है तो वो हमारे पास ax प्लस bx का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ay प्लस by का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एंगल निकालना है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ay प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस bx। अब स्टूडेंट ये जो एंगल है इसके बारे में समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है एक टर्म। देखिए हमारे पास जो प्लेन है उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये जो है मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहां से आपको डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अच्छा, कोई भी जो वेक्टर है उसका स्टैंडर्ड एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जो थीटा है वही इक्वल होगा फाई के। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने सिंपली
एंगल और जो फाई है वो इक्वल है। लेकिन अगर वेक्टर सेकंड कोऑर्डिनेट में मौजूद है, इस केस में ये जो एंगल है ये वाला, दैट इज फाई, विच इज द एंगल फ्रॉम द नियरेस्ट एक्सिस, जबकि ये जो एंगल है दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल थीटा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर आपने स्टैंडर्ड एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई। इसी तरह अगर वेक्टर जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में मौजूद है, इस एंगल को आप फाई कह दें, तो हमारे पास जो टोटल एंगल आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, जो कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई। इसी तरह अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में वेक्टर मौजूद है और इस एंगल को मैं फाई कह देता हूं, विच इज द नियरेस्ट एक्सिस से एंगल है, तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड एंगल आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस फाई। अब स्टूडेंट ये जो तीनों फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में एंगल जो है इसको मेजर करने का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं आपसे एमसीक्यू शेयर करता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में आपने किस तरह से एंगल निकालना है। अब ये देखें स्टूडेंट, एक एमसीक्यू है, अगर मैं कहूं इफ F1 इज इक्वल टू -1 न्यूटन, Fx एक फोर्स है जिसका x कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड -1 न्यूटन, और जो Fy है वो भी क्या है -1 न्यूटन। आपने इस वेक्टर का स्टैंडर्ड जो है वो एंगल थीटा बताना है। तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, क्या ऑप्शन है 45 डिग्री, 225 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट बड़े सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे, वो कहेंगे थीटा आपने कैलकुलेट करना है, तो फाई जो है वो इस फार्मूले से निकालेंगे। ये सबको पता होता है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स है, ए वाई भी क्या है -1, ए एक्स भी क्या है -1। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे ये टेंजेंट इनवर्स 1, ये 1 आ गया, ये 45, तो स्टूडेंट 45 पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये आपने ये देखना है कि एफ एक्स भी नेगेटिव है, एफ वाई भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है जिसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट। और आपसे स्टैंडर्ड एंगल पूछा है, तो ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसका आंसर 180 प्लस 5 से आपने कैलकुलेट करना है। ये जो फार्मूला है ये आपको एक्चुअली 5 प्रोवाइड करेगा। तो जब आप 180 प्लस 5 विच इज 45 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 225 डिग्री। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर आएगा दैट इज बीटा। तो ये स्टूडेंट एक टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखनी है, किसके लिहाज से, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन के लिहाज से। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दो तरह की प्रोडक्ट्स हमारी बुक में डिटेल में बात की हुई है, वन बाय वन हमने डिस्कस करनी है। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको नाम देते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें जो हम सिंबल यूज करते हैं प्रोडक्ट का वो डॉट के तौर पे। और इसी तरह जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो अब आपने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट